हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में वी विल कवर सेक्शन 17 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। लास्ट वीडियो तक वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अप टू टिल सेक्शन 16। सो लेट्स स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। सो लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 17 टॉक्स अबाउट सेल बाय सैंपल। पहले हम बेयर एक्ट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। सेक्शन 17 में बोल रहे हैं कि सेल बाय सैंपल, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल बाय सैंपल वेयर देयर इज अ टर्म इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड टू दैट इफेक्ट। सेकेंड, इन द केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल बाय सैंपल देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन that the bulk shall correspond with the sample in quality, that the buyer shall have a reasonable opportunity of comparing the bulk with the sample, that the goods shall be free from any defect, rendering them unmerchantable, which would not be apparent on reasonable examination of the sample। बहुत ही इजी लैंग्वेज में ये सैंपल का बता रखा है। सेल बाय सैंपल कैसे कि मेरे को कोई प्रोडक्ट दिखाया उसने, सपोज कर्टेन्स हैं या कोई साड़ीज़ हैं, उनको क्या है वो पूरे प्रोडक्ट नहीं ला सकते उस टाइम पे, तो वो हमें एक कोई बुकलेट दिखाते हैं, कैटलॉग दिखाते हैं जिसमें वेरियस सैंपल्स दिए होते हैं कि आप इसमें से ये वाला सैंपल लोगे या ये वाला, अगर आपको ये लेना है तो हम बाकी का ऑर्डर जो है आपके भिजवा देंगे। ऐसे होता है सेल बाय सैंपल में, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है कभी कभी क्या करते हैं हम सेल बाय सैंपल से भी करते हैं, जहाँ पे एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंडीशंस हम लगा देते हैं उसमें, ठीक है। अब इम्प्लाइड कंडीशंस इसमें क्या होती हैं कि बल्क शैल कॉरस्पॉन्ड विद द सैंपल इन क्वालिटी, कि अगर मैं सिल्क देख कर गई हूँ तो आप मेरे को सिल्क की साड़ी ही भेजोगे। मेरे को सैंपल दिखा रहे हो सिल्क की साड़ी का और भेज मेरे को कौन सी रहे हो, कॉटन की साड़ी, ठीक है। तो वो सेल बाय सैंपल नहीं होगा। तो जो तुमने सैंपल दिखाया वही तुम मुझे भेजोगे। और सेकेंड पॉइंट बी पार्ट, दैट द बायर शैल हैव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ कंपेयरिंग द बल्क विद द सैंपल। मुझे अपॉर्चुनिटी दो। क्या कह रहा है बायर? बायर कह रहा है सेलर को कि भाई मेरे को अपॉर्चुनिटी दे, मैं कम से कम जो तूने मेरे को सैंपल भेजा है और जो मेरे पास पूरी क्वांटिटी आई है, क्या वही सेम थे वो दोनों चीज़? कौन बोल रहा है ये चीज़? सेलर बोल रहा है, बायर बोल रहा है कि मेरे को अपॉर्चुनिटी का मौका दो। शेल हैव, तो बायर के पास क्या है, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए ताकि वो उस बल्क को सैंपल के साथ मैच कर सके, कंपेयर कर सके, ठीक है। सी पार्ट बोल रहा है दैट द गुड्स शैल बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट रेंडरिंग देम अनमर्चेंटेबल विच वुड नॉट बी एपरेंट ऑन रीजनेबल एग्जामिनेशन ऑफ द सैंपल। कह रहे हैं यहाँ पे सेलर खुद लायबल होगा कि देखो दो तरह के डिफेक्ट्स होते हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं, देखो हमें पता है दो तरह के डिफेक्ट होते हैं, एक तो लेटेंट डिफेक्ट और एक होता है पेटेंट, ठीक है। पेटेंट डिफेक्ट कौन सा होता है? जो मेरे को दिख रहा है, विजिबल है। अगर मानो कि मैंने कर्टेन लिया और उसमें छोटे छोटे होल्स हैं तो वो चीज़ मेरे को विजिबल है, अगर मैं फिर भी ले रही हूँ उसके लिए मैं खुद लायबल होंगी क्योंकि ये चीज़ मेरे को दिख रही है, ठीक है। बट अगर वो लेटेंट डिफेक्ट है, मतलब जो मेरे को विजिबल नहीं है, ठीक है, जो चीज़ मेरे को विजिबल नहीं है, इसके लिए अगर इसमें बायर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, रेदर सेलर लायबल होगा। क्यों? क्योंकि मेरे को तो पता ही नहीं था इसमें ये चीज़ डिफेक्ट है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या बोल रहा है, सी वापस पढ़ते हैं। दैट द गुड शैल बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट। अब अगर बायर को कोई तुम प्रोडक्ट दे रहे हो तो बायर हमेशा ऐसे ही चाहेगा कि मेरे को इसमें कोई डिफेक्ट नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग फ़ोन लेने जाओगे, क्या कोई ऐसे चाहेगा कि नहीं मेरे को तो इसमें बैटरी नहीं चाहिए? नहीं, तो मेरे को फ्री फ्रॉम डिफेक्ट चाहिए। रेंडरिंग देम अनमर्चेंटेबल, ऐसे ना हो कि मैं ना खुद यूज कर पाऊँ ना मैं आगे बेच पाऊँ। विच वुड नॉट बी एपरेंट ऑन रीजनेबल एग्जामिनेशन, मैंने एग्जामिन कर लिया, मेरे को वो नहीं दिख रहा। इट मीन्स क्या है वो डिफेक्ट, लेटेंट डिफेक्ट है, मेरे को वो नहीं दिख रहा, मैंने एग्जामिन कर लिया, तो इसके लिए कौन लायबल होगा? सेलर लायबल होगा। सेलर क्या है, फिर बायर को इसके लिए कंपनसेट करेगा या जो भी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेलर लायबल होगा। अब एक बार देख लेते हैं, हमने ये सेक्शन बिल्कुल ही छोटा सा था। आई होप आपको समझ आ गया हो कि पहले मैं यही पढ़ा कि एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। इम्प्लाइड कंडीशंस क्या होती हैं कि सैंपल क्या है, कॉरस्पॉन्ड करना चाहिए, जो बल्क है वो कॉरस्पॉन्ड करना चाहिए सैंपल के साथ, बायर को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कंपेयर करने की, और गुड जो है फ्री होने चाहिए डिफेक्ट से, विच वुड नॉट बी एपरेंट, जो मेरे को नहीं दिख रहे रीजनेबल एग्जामिनेशन करने के बाद भी, ठीक है। तो यहाँ पे सारी जो कंडीशंस आई थी सेक्शन 11 से 17,
ये सारी कंडीशंस और वारंटीज़ के बारे में बात करती थी। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 18 से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से स्टार्ट होता है कि कॉन्ट्रैक्ट के क्या इफ़ेक्ट्स होंगे। ठीक है, इफ़ेक्ट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल to get notification for new videos. Thanks for watching.